हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीजेआईएस। जो ये हमारा जो यूपी स्पेशल है उसके ये बुकलेट 5 है, फिफ्थ लेक्चर है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इसका पहला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये क्वेश्चन पूरे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का उसका इम्पैक्ट बताना के लिए बात कर रहे हैं कि जनरली जो ज्यादातर जो इम्प्लीमेंट जो इसके इश्यूज होंगे वो नेशनली ही होंगे और रीजनली भी सिमिलर से ही होंगे, क्योंकि पंचायती राज ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से रहे हैं, यूपी का क्या स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे और इसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, लार्जर इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे पॉलिटिकली सोशली, है ना। तो इसका और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश में, टू बी स्पेसिफिक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिससे पंचायती राज की स्टैब्लिशमेंट हुआ, आप ये कर सकते हो। या फिर आप 11 शेड्यूल के कह सकते हो कि 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द 11th शेड्यूल, दैट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो टू एनहांस द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्ली ऑन बट कंटिन्यूज टू फेस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सोशल बर्डन इन द रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जहां तक की बात है कि पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं कि पायलट प्रोग्राम लाइक इटावा प्रोजेक्ट लेट द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि किस तरीके से लोकल एम्पावर किया, गवर्नेंस को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले इटावा प्रोजेक्ट्स के से हुआ। देन जो मैंने बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको रियली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर हम देखते हैं थ्री टायर स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक लेवल, जिला पंचायत, जो हमने पहले भी पिछली कई क्लासेस में डिस्कस किया। आप जैसे जगह जगह अलग है, यहाँ पे ग्राम पंचायत, यहाँ पर प्रधान बोलते हैं, कई स्टेट्स में प्रधान जो ब्लॉक लेवल के होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये चीजें अलग हैं। आप यूपी स्पेसिफिक की जो बात है उसमें यही है। ठीक है, इलेक्शंस कंडक्टेड एवरी 5 years अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप ये ध्यान रखना। जनरली जो प्रीलिम्स में उस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वाजुडिशियल बॉडी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन, ये पार्ट इम्प्लीमेंटेशन का हुआ। इम्पैक्ट्स, आप चलो इम्पैक्ट्स हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसको ब्रेनस्टॉर्म करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, कि आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रियलाइज करने की बात हो गई, लोकल लोगों को एम्पावर किया गया, पॉलिटिकली एम्पावर हुए, पॉलिटिकल से हो गया, उनका इफेक्टिव से हो गया। ठीक है, और वीमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा, 50% रिजर्वेशन है, तो इस तरीके से SC STs OBCs, है ना। लोकल गवर्नेंस इश्यूज ठीक हुए, लोकल रिसोर्सेज उनको बारे में जिक्र होने लग गया। ठीक है, ये सर, और डेवलपमेंट वर्क, पंचायती राज रिलेटेड जो डेवलपमेंट वर्क है वो हुए, इम्पैक्ट्स हुए। तो आपको ये इसको इस तरीके से आप इकोनॉमिक भी बता सकते हो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, सोशल कि वीमेंस बाहर निकलने लगी, है ना, तो उनके उनके डेवलपमेंट हुए, उनकी एजुकेशन बढ़ी, है ना। सोशल जो रिजिडिटीज थी, कुरीतियां, वो कम हुई। कल्चरल आज के रिफॉर्म हुए। तो ये सारी चीजें आपको बताना कि इम्पैक्ट क्या क्या हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए, तो ये आपको इस तरीके से बता देना है। ठीक है, अब हम जैसे पढ़ते हैं तो वाइडर पार्टिसिपेशन 50% वुमेन, जो हमने पहले डिस्कस किया। कि ये देखो डेवलपमेंट वर्क, रूरल रोड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, जो अलग अलग जो जो वर्क्स हैं वो इसके थ्रू किए जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड अदर्स, जो भी चीजें होती हैं उससे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रही है। सबसे पहली बात, डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जो टेकिंग ऑफ असेट्स, अरे सबसे इंपॉर्टेंट, यस। जिससे क्या होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देते हो तो जो भी लोकल इश्यूज हैं वो तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टीज की उसकी मैपिंग हो रही होगी, है ना, रिकॉर्ड्स हो रहे होंगे, स्वामित्व स्कीम। तो आपको इस तरीके से आप
कनेक्ट कीजिए इनको, ठीक है। अब चैलेंजेस की बात की जाए, देखो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो जनरली डिपेंडेंट रहती है कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन कब स्टैब्लिश होगा, उनका पैसा देगा। कई स्टेट्स में स्टेट फाइनेंशियल कमीशन स्टैब्लिश ही नहीं होते हैं, तो ये भी एक चीज जो है कि हर 5 साल में स्टेब्लिश नहीं हो रहे, ठीक है। एलिट कैप्चर स्पेशली लैंडेड कास्ट, यस जनरली क्या होते हैं कि जो गांव के जो एलिटिस्ट लोग हैं, जो रिच होंगे, जो स्ट्रॉन्ग लोग, या तो खुद खड़े हो जाते हैं या फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हो जाते हैं। जहां तक की बात आती है विमेंस की, तो आई मीन पंचायत पति, सरपंच पति जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड ट्रेनिंग टू पंचायत मेंबर्स, एक गवर्नेंस नहीं है, जो भी सारी चीजें हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस, टोकनिज्म, वुमेन लीडरशिप एक टोकनिज्म की ही है। इसके अलावा जो इनके ब्यूरोक्रेसी है वो भी ट्रेंड नहीं है या प्रॉपर नहीं है। आई मीन काफी जो जगह वैकेंसीज है वो खाली हैं, तो वो फिल करना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सिटीजन चार्टर नहीं है, तो ये सारी चीजें जो बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट बाय द टाइम धीरे धीरे हमेशा इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, जैसे बजट से फंड एलोकेट करना। सिमिलरली, अब ये तो मैं कुछ बता रहा, इसके अलावा जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से क्या बोलते हैं, पहले 2.5 लाख पंचायत जोड़ना था, इंक्रीज कर दिया गया इसको, तो ये आपका होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। और आप वे फॉर्म बता दीजिए किस तरीके से इनको स्ट्रेंथन किया जाए, या पर्टिकुलर जो पंचायत है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उनके जो रिसोर्सेज है उसको आइडेंटिफाई करें, उनको टैप करें, उनकी पोटेंशियल है उसको टैप करें, है ना। अगर आप फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराते हो तो उससे पैसा ले लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, और होते हैं कि अगर आप कहीं किसी पंचायत के पास में कोई रिलीजियस प्लेसेस है, तो उससे भी हो सकता है, उससे भी पैसा हो सकता है। उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जरूरत है। तो इस चीज से ही आप पंचायती राज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स आते हैं, पंचायती राज बॉन्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कई चीजें हैं उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the administrative challenges in managing law and order problems in states like उत्तर प्रदेश। यस, कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉपुलर स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। या डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ पॉपुलेशन है, सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पॉपुलेशन ज्यादा है, स्टाफ का कम होगा, या उनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, चैलेंजेस हो सकता है। देखो डाइवर्सिटी भी है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, रिलीजन ज्यादा हो गए, और ज्योग्राफी डिफरेंट है ना, कल्चर डिफरेंट है। आई मीन आप यहाँ जाइए वेस्टर्न यूपी से सदर्न और ईस्टर्न यूपी, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। इधर भोजपुर है, इधर डिफरेंट, इधर ये मेरिट वाला कल्चर है, यहाँ पर बुंदेलखंड हो गया, तो दे आर डिफरेंट। तो प्रॉब्लम हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंजेस में दिक्कत हो सकती है, रिलीजन अलग अलग है तो वो भी हो सकती है। तो पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिक्स उस वजह से हो सकती है। तो आपको इस तरीके से बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस किस तरीके से मैनेज हो सकते हैं, मैनेज नहीं होने में चैलेंजेस क्या। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले कि 24 करोड़ पॉपुलेशन है, फेस इनॉर्मस लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, यस। कई गैंग वॉर्स, अलग अलग चीजें जो वो होती रहती है ड्यू टू पॉपुलेशन, सोशल कल्चर डाइवर्सिटी जो हमने डिस्कस की, ठीक है। की चैलेंजेस, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो सिटीज लाइक कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ बहुत ज्यादा और क्राउडेड है, पॉलिसिंग कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक रेगुलेशन में सब में दिक्कत है, तो ये भी चीजें दिक्कत है। दूसरा, कास्ट एंड कम्युनल टेंशन, यस डेफिनेटली कि ये एक इश्यू है, कम्युनल टेंशन आपको देखने को मिलती है। मुजफ्फरपुर राइट्स, है ना, ये आपको देखने को बहुत वेरी फेमस। लैंड डिस्प्यूट्स है, कास्ट राइवलरीज पुरानी है, राइवलरीज रही है, अभी भी कास्टिज्म प्रैक्टिस होती है, अनटचेबिलिटीज प्रैक्टिस होती है, तो बहुत ज्यादा है कि हायर क्लास लोअर क्लास, और ये दे आर स्टिल रेलेवेंट, ऐसे नहीं, दे आर स्टिल रेलेवेंट। इस वजह से तो जो खाई है ना वो अभी पट नहीं पा रही है। क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स है और क्रिमिनल्स है तो वो आपस में नेक्सस है, उनको फॉर बेनिफिट के लिए इम्पार्शियल लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है कि कई या पॉलिटिशियंस जो एंगेज रहते हैं क्राइम्स में, उनको उन पॉलिटिशियन शरण देते हैं। तो ये पुलिस अंडर स्टाफिंग, डेफिनेटली कि पुलिस टू पीपल रेशियो बहुत कम है,
आपको बहुत ज़्यादा पुलिस चाहिए होती है, इतना बड़ा स्टेट है उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग जगह से, तो बहुत ज़्यादा होता है। इवन आप ये देख लीजिए कि जो कई बार हमने स्टैम्पेड देखी है ना, हाथरस में, है ना, अलग अलग जगह। तो रीजन होता है कि जो पीपल टू पुलिस, जो पुलिस टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो रेशियो कम है, तो मैनेज होना मुश्किल हो जाता है। स्लो जुडिशरी और बर्डन ऑफ कोर्ट्स अंडर ट्रायल्स, क्रिमिनल्स के घूमते रहते हैं बाहर, तो ये भी एक दिक्कत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यहाँ पर वीमेंस की भी दिक्कत आप बता सकते हो, है ना, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होना। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव UP 112 इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन 24/7 रेस्पॉन्स के लिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और कि 24/7 एक्टिव है, साइबर एक्टिव रहता है, कि तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मिशन शक्ति वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। साइबर क्राइम यूनिट, स्पेशल टास्क फोर्स, यस, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, टेररिज्म को मैनेज करने के लिए, तो कंटिन्यूस रहता है। और अभी क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग होना, CCTNS, तो ये बहुत और अभी न्यू पुलिस रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें, तो इससे मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो जाती है। रिकमेंडेशन क्या है कि मॉडर्नाइजेशन पुलिस, CCTV बेस्ड फोरेंसिक लैब, कम्युनिटी पुलिसिंग ट्रेनिंग इन द सोशल सेंसिटिविटीज। यस, कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो जो सारे जो आई मीन पीपल टू पुलिस कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, तब जाके एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। और जो आई मीन सबसे पहले जो स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट है वो ठीक होना चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब कि सेंसिटिव भी होना चाहिए, मॉडर्नाइज भी होना चाहिए, है ना, एक्टिव भी होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, या रेस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड भी होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन ठीक हो सकती है। और इसके अलावा फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक होने के लिए देखो आपको और भी चीज़ें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने चाहिए, है ना, कि क्रिमिनल्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आए। लिली थॉमस केस आप दे सकते हो कि 2 साल से ऊपर के जो भी क्रिमिनल सजा है, दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इन द इलेक्शन। सेकेंडली, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिसाइज करना, ये भी ठीक है। सोशली भी आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, सोशल म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना है कम्युनिटीज के बीच में, है ना, कॉमन कल्चर को आप एंडोर्स करना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब, इसको आप प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या रिफॉर्म्स है जो लोकल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, इस पे ये फायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन उत्तर प्रदेश परफॉर्मेंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ गवर्नेंस। यस, देखो ये बहुत, एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर ये ठीक रहेगा और गवर्नेंस भी ठीक रहेगी, तीनों या तीनों को, ये आप मान, इंटर रिलेटेड ही है, या तीनों साथ में भी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो अच्छे से होगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी डेवलप्ड स्टेट है, जो एडुकेटेड स्टेट है, उसमें गवर्नेंस की भी दिक्कतें ठीक रहती है जनरली, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ अब ये हम ये देखते हैं कि चूंकि देखो बड़ा स्टेट है ना, रिसोर्सेज की कमी हो है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कम थी, एजुकेशन सेंटर्स कम थे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम्स रही होगी। और जाहिर सी बात है कि इस पे काम भी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो हम उसको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सोशल सेक्टर परफॉर्मेंस इन इज मार्क्ड बाय स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस विद सिग्निफिकेंट पॉलिसी ऑफ इनोवेशन बट persistent challenges of access quality and outcomes। यस, लोगों के पास एक्सेस नहीं है, स्पेशली पुअर, है ना, और SCs एंड STs, OBCs ऑल्सो, क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी है वो पुअर, अभी आउटकम्स ज़्यादा फायदा नहीं हुआ लोगों को, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर के अचीवमेंट्स देख लो, मिशन प्रेरणा, फोकस ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी, जो 1 से 5 के है ना, तो उसमें मैथमेटिक्स और रीडिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना बच्चों में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, टॉयलेट्स, अगर टॉयलेट्स अच्छे रहेंगे तो
जो क्या बोलते हैं गर्ल्स एनरोलमेंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, बाउंड्री वॉल्स ताकि बाहर से आई मीन सेफ्टी के लिए। ओके, लाइब्रेरीज एंड समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। डिजिटल सुख दीक्षा ऐप, अभ्युदय कोचिंग स्कीम, ये अभ्युदय बहुत इंपॉर्टेंट, अभ्युदय कोचिंग स्कीम इवन ये सिविल सर्विसेज के लिए भी होता है फॉर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यस, ये बहुत आपको ये एग्जांपल्स आपको मेंशन करने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको आई मीन रिवॉर्डिंग मार्क्स मिले, ठीक है। चैलेंजेस, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है, बच्चे 12वीं करके छोड़ दिए, 10वीं करके छोड़ दिए, ग्रेजुएशन में छोड़ दिए, इवन द गर्ल्स because they had to go to the I mean various cycles, for example they had marriages है ना, तो उनके बच्चे हो जाते हैं, parenthood, they had to sacrifice their career also, so ये poor learning outcomes, I mean जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं हो रहा। टीचर्स वैकेंसी इन एब्सेंटिज्म, यस, ये बहुत ज़्यादा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन से प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से प्राइमरी, वो उनमें टीचर्स अवेलेबिलिटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, और जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। हेल्थ सेक्टर में अचीवमेंट्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, हेल्थ एटीएम्स, टेलीमेडिसिन, अर्बन, और इसके अलावा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जननी सुरक्षा योजना, अदर्स जो भी है, तो आपको ये मातृत्व अभियान, मातृवंदन योजना, ये आयुष्मान भारत फॉर इंश्योरेंस के लिए है ना, ताकि हेल्थ इंप्रूव होए। चैलेंजेस, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, देखो स्पेशली पीएचसीज बहुत पुअर कंडीशन, डॉक्टर्स नहीं होना, स्टाफ नहीं होना, मेडिसिन नहीं होना, टेक्नोलॉजीज नहीं होना, मशीन्स नहीं होना, ये बहुत सारी चीजें हैं। माल न्यूट्रिशन, देखो आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर एएनएम की वैकेंसीज होना, ट्रेंड नहीं होना, तो ये कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेक्टर से उसमें चैलेंजेस है। लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, यस, डायग्नोस्टिक एंड जो सीएचसी लेवल पे भी उन पर भी कम है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फोकस ऑन आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो अभी वी आर ए वेलफेयर नेशन, सो अभी इतना इंडिया इतना अमीर भी नहीं है कि हर चीज को एड्रेस कर सकते हैं, आई मीन गवर्नमेंट, सो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगा, तो आई मीन देखो कॉलेजेस इजीली स्टेब्लिश होंगे, टाइमली स्टेब्लिश होंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, है ना, स्पेशलिस्ट लोग आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। स्ट्रेंथन द लास्ट माइल डिलीवरी इन डीप रूरल हाउस होल्ड्स, है ना, और एक ये भी है कि जो झोला छाप जो डॉक्टर कल्चर है उसको भी टैकल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सम कल्चर इथोस अलग अलग हैं कि झाड़ा फूक जो आप जानते हो ना, वो उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव schemes like one district one product transformed the economic landscape of Uttar Pradesh? Yes, very important scheme, one district one product। एक्चुअली क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग है ना, मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए, देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना वहां से हुई है कि देखो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल होगा, उसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा, उससे जॉब्स डेवलप हो सकती है ना, उससे जॉब्स डेवलप हो सकती है, उससे वहाँ की रिकग्निशन हो सकती है उस डिस्ट्रिक्ट की, उससे वो जाना जा सकता है। तो इस चीज के लिए और ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकोनॉमी, उसकी उसके लिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसीलिए आई थी। The one district one product scheme launched in 2018 by the UP government aims to revive the traditional industries
boost MSMEs, generate local employments, and district specific products that I have already discussed. In introduction only I have already discussed these points. So ये किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म किया, देखो आई हैवंट रेड की इंट्रोडक्शन पहले, बट उसको जस्ट आप पढ़ो, आप देखो दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, उसको आप उतारो, आपकी समझ बढ़ेगी. की फीचर्स, यूनिक प्रोडक्ट्स फॉर ईच, जैसे मुरादाबाद के ब्रासवेयर, बदोई कारपेट्स, कन्नौज परफ्यूम, फरुखाबाद टेक्सटाइल्स, है ना. तो ये आपको होना चाहिए. और चूड़ियाँ मुरादाबाद की, बैंगल्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोवाइड स्किल्स ट्रेनिंग, उसमें स्किल ट्रेनिंग देंगे, क्रेडिट देंगे, एक्सपोर्ट सपोर्ट करेंगे, हाँ, और इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करेंगे, डिजिटली एम्पावर करेंगे. तो वह चीज है. लेकिन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट आई ऑलरेडी डिस्कस, इंटरनेट एक्सपो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ये बहुत यहाँ पर माइस होता है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कल्चरल प्रोग्राम, एग्जीबिशंस होते हैं. तो यहाँ पे ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ सकते हैं. ये आप रिकमेंडेशन देना, वे फॉरवर्ड में आप आंसर लिख सकते हो. डेफिनेटली इम्पैक्ट क्या होगा, बूस्ट एक्सपोर्ट्स. यूपी एक्सपोर्ट्स ग्रू ओवर 30% बिटवीन 2018 टू 2022. ये बहुत अच्छा डाटा दैट यू हैव टू राइट इन द आंसर्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई अमंग द यूथ. इवन जो एग्रीकल्चर और रिवाइव हुआ, एग्रीकल्चर क्योंकि कोई टेक्निक, जैसे फॉर एग्जांपल जो कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें स्पेसिफिक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो उसको प्रोडक्शन में हेल्प मिली, उसको एक्सपोर्ट में हुई, उसकी अच्छी क्वालिटीज है उसकी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ी. वैल्यू चेन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक हब्स, हब एंड स्पोक मॉडल टाइप में. पैकेजिंग यूनिट्स, डिजाइन स्टूडियोज एंड थिएटर, जो टीएस2 सिटीज है वो डेवलप हुई. जो माइग्रेशन था उसको रोका गया. तो ये सारी चीजें आप ये बहुत अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ. रोड्स बनेगी, जब एक्सपोर्ट होगा तो रोड्स बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, वेयर हाउसेस बनेंगे, जो लॉजिस्टिक्स में बात आ रही है ना. तो ये करना, जैसे तो नेशनल स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से इसको लिंक किया गया, इंटीग्रेटेड स्किल इंडिया, है ना, और स्टार्टअप इंडिया से इनको लोन, एमएसएमई सपोर्ट. जब रिसेंटली डेफिनेशन चेंज हुई, आपको पढ़ लेना है ना. आउटरीच प्रोग्राम, जेआई टैगिंग, क्रेडिट फैसिलिटेशन थ्रू बैंक्स. इससे ये कहीं ना कहीं जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो इससे इम्पोर्टेंट हुआ होगा, इससे डेवलप हुआ होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? OP has helped transform local crafts into local global brands, preserving cultural heritage while generating incomes. It is now being replicated by the other states, yes, and supported at the national level. क्योंकि जो भी अदर स्टेट्स है, इवन राजस्थान में भी मैं देखता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीआई टैग और मिल जाएगा तो वो अलग ही, उसका तो बात ही अलग हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Examine the rural caste-based mobilization shaping the political and landscape of the उत्तर प्रदेश पोस्ट मंडल एरा. सबसे इंपोर्टेंट बात, पोस्ट मंडल एरा कौन सा है? 1990 के बाद में पोस्ट मंडल एरा. क्योंकि जब ओबीसी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, जो आप 27% रिजर्वेशन देख रहे हो ओबीसी में, ये आफ्टर पोस्ट मंडल एरा की ही बात है. यूपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा ये मंडल कमीशन रिपोर्ट इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है ना, ताकि जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुआ किस तरीके से, है ना. तो ये बहुत ज्यादा, आई मीन पॉलिटिकली देयर आर मे बी डिफरेंट व्यूज, बट जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसमें ये बात है कि ठीक है. बैकड्रॉप मंडल कमीशन इम्पैक्ट, implementation of the OBC reservation VP Singh that I have already discussed. Assertion of the backward caste identity, yes, they have come to the forward. Decline of Congress hegemony and rise of regional parties. एक है dominant caste जो एम एन श्रीनिवास ने दिया. तो ये कॉन्सेप्ट ये दिखने में मिला आफ्टर मंडल कमीशन, हमें यादव पॉलिटिक्स, तो ये देखने को मिला. अब की फेजेस ऑफ कास्ट मोबिलाइजेशन, ओबीसी पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी, ओबीसी मुलायम सिंह यादव वाज द चीफ मिनिस्टर, एंड आफ्टर दैट हिज सन अखिलेश यादव, he was also elected as a chief minister in 2012 to 17. And Mulayam Singh Yadav were, I mean, he was the chief minister and he was a defense minister in the central government also. Advocated social justice, I mean, जो OBCs है उनकी पॉलिटिक्स हुई,
उनको उनकी जस्टिस हुई, उनके इक्वालिटी हुई, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई, उनके सोशल एम्पावरमेंट हुई, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कमजोर हुआ, कास्ट बेस्ड एम्पावरमेंट हुई, तो ये एक नैरेटिव चेंज हुआ, तो कोहेजन बढ़ा, सोशल कोहेजन। दलित असोसिएशन, बहुजन समाज पार्टी, कांसीराम मायावती, she has also been elected as a CM for I think if I'm not wrong that 5 times. एंड बहुजन वर्सेस सवर्णा, जो SC ST SC उनकी उनके बाद उनकी भी वो हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एंड इवन पॉलिटिकली एम्पावर्ड हुए, है, इकोनॉमिकली इम्प्रूव हुए, और जो टोटल जो सोशल इक्वेशन है वो इम्प्रूव हुई। ठीक है, सिंबॉलिक यूज ऑफ अमेरिकाइट आइकन, स्टेच्यूज एंड ब्ले फ्लैग्स, लाइक जो हम देखते हैं कि अलग अलग और पार्टी भी आई, नए नए लीडर्स उभरे, चंद्रशेखर, he was also elected as an MP. ब्राह्मण दलित अलायंस BSP, जो बीजेपी द्वारा टैप्ड हुई है, तो BSP सर्व, हाँ, ये तो ब्राह्मण दलित अलायंस हुआ था बहुजन समाज पार्टी का द्वारा। एंड अभी जो नॉन जाटा, नॉन यादव एंड अदर OBCs मिलके जो एक है कि दे आर वोटिंग फॉर द बीजेपी। सो ये अलग चीज है, दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, सो इट कैन बी चेंज, है ना, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन ये इस चीज, इससे जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हुआ, तो न्यू पार्टीज का इमरजेंस हुआ। पहले कांग्रेस डोमिनेट हुआ करती थी, तो वो कमजोर हुई, तो अलग पार्टीज आई, दे आर द ऑफ शूट ऑफ द कांग्रेस, अदर पार्टीज ना, दे आर द ऑफ शूट ऑफ द कांग्रेस। सो उनके आए, फिर उनकी पॉलिटिक्स भी इम्प्रूव हुई, तो देन कांग्रेस का कमजोर होना। इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसीज, कास्ट सेंसस बेस्ड डिबेट जो अभी भी चल रही है, कोटा विद इन कोटा डिमांड, और ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ना, बैकवर्ड क्लास, है ना, 50% से ऊपर, शिफ्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजी फ्रॉम द कास्ट अरिथमेटिक बेस्ड पॉलिटिक्स। यस, तो कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा ही डोमिनेट कर गई, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। आप इसको दोनों बता देना कि पॉजिटिवली क्या क्या फायदा हुआ, कि जो जिनकी पहले वॉइस नहीं सुन जाते थे उनको सुने, वो एम्पावर्ड हुए, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ, है ना, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम हुए। तो एंड जब नेगेटिव देखे जाते हो तो वो जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की जगह कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो रहा है, एंड अदर थिंग्स, तो और कोएलिशन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस ऑन रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। देखो, माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस, माइग्रेशन मतलब यहाँ से लोगों का बाहर जाना, रेमिटेंसेस मतलब वहां से पैसा आना, इससे रूरल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट हुआ, इसको डिस्कस करना हमको। माइग्रेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइग्रेशन क्यों होता है। देखो, माइग्रेशन कैसे भी हो सकता है, देखो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स में क्या होगा कि नेचुरल फिनोमिना में जैसे अर्थक्वेक आ गया तो माइग्रेशन हो गया, ड्रॉट पड़ गया तो माइग्रेशन हो गया, फ्लड आ रहा है तो माइग्रेशन हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे तो माइग्रेशन हो रहा है, सुनामीज आ रहे तो माइग्रेशन हो रहा है, अटैक्स फॉर ये क्या बोलते हैं, पेस्ट अटैक्स हो रहे हैं तो माइग्रेशन हो रहा है। तो इस वजह से ये, और एग्रीकल्चर उतनी परफॉर्म नहीं कर रही हो तो माइग्रेशन हो रहा है। ये आप कुछ नेचुरल फिनोमिना हमको देख सकते हैं, और कुछ और फिनोमिना हो सकते हैं माइग्रेशन के। देखो, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले तो माइग्रेशन हो सकता है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो माइग्रेशन हो सकता है, और लिविंग कंडीशन अच्छी करनी है तो माइग्रेशन हो सकता है, और रूरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं हो तो माइग्रेशन हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज की कमी हो तो माइग्रेशन हो सकता है, एजुकेशन के लिए माइग्रेशन हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं माइग्रेशन होने के लिए। तो माइग्रेशन कहाँ हो सकते हैं, ये सबसे और इम्पोर्टेंट बात है। तो माइग्रेशन विद इन इंडिया हो सकता है। आई मीन यूपी के पीपल, दे कमिंग टू द दिल्ली, दे आर गोइंग टू द गुजरात, they are going to the Maharashtra, they are going to the South India, they are going to Rajasthan, they are going to the Haryana, they are going to the Punjab. So ये चीज, तो और they are going to the Gulf countries also. देखो, see, you have to understand that migration is not limited to the within India only. That people of the UP are, they are also migrating towards the other countries as well, Gulf countries, UAE. You will definitely find many UP people in Gulf countries also. देखो, है ना? So next. So Uttar Pradesh is India's the largest source of internal migrants, especially to the urban centers like the Delhi, Mumbai, Surat, Punjab. Migration and remittances have become the lifeline of the household.
ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन मैंने बताया था, ड्यूरिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्लाइमेट स्ट्रेस। ये मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, और मैंने भी स्ट्रक्चर किया। फिर ठीक है कि सीजनल परमानेंट माइग्रेशन, कुछ दिनों के लिए जाते हैं कि भाई पानी की कमी हो गई, बारिश आ गई, तो पास के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ काम के लिए। अर्बन डेस्टिनेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, जो आपको देखते हैं यहाँ कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर मजदूर जो भी आते हैं, दिल्ली, नॉट इन दिल्ली, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द उत्तर प्रदेश, जनरली नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम द यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो ये माइग्रेशन हुआ, ठीक है। अब रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि जो माइग्रेट हुए वो वहां से कमा के, जो कुछ पार्ट का कुछ हिस्सा कमाई का, वो अपने जो लोकल जगह जहाँ पर उनके मदर फादर रहते होंगे या फिर बीवी बच्चे रहते होंगे वहां पर सेंड करते होंगे, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लीजिए। इंप्रूव हाउस होल्ड इनकम, कंजम्पशन, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ आउटकम्स, और ट्रिगर द इन्वेस्टमेंट इन हाउस होल्डिंग, और लोकल बिजनेसेस, हेल्पिंग द सोशल कैपिटल, स्पेशली अमंग माइग्रेट्स रिटर्निंग फ्रॉम द कोविड-19। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? आप देख लेते हैं कि माइग्रेशन, रेमिटेंसेस आ रहे हैं तो लाइफ स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव होगा। और वो एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मशीनरीज में है, तो बिजनेसेस थोड़े से डेवलप हो सकते हैं, वहां से कुछ सीखा आया, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये चीजें हो सकती हैं। पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो, इसकी डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा। आई मीन, बाहर से भी लोग उतना नहीं बेच रहे। अगर मानो इफ कहीं जगह 10,000 कमा रहे हैं, वो घर पे अगर मानो 4,000 बेच रहे हैं, तो 4,000 में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। हालांकि रूरल इकोनॉमी थ्राइव कर पाएगी, पर उतना नहीं। रिड्यूस लेबर अवेलेबिलिटी फॉर द लोकल एग्रीकल्चर, ठीक है, उनको आर्टिसंस वर्क, क्योंकि देखो, आर्टिसंस जो पहले थे वो अपना काम यहाँ पर उनको फायदा नहीं हो पा रहा था, तब बाहर गए, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट है, वोकेशनल एजुकेशन, वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? तो एक ये भी दिक्कत होगी। वुमेन एंड एल्डरली लेफ्ट बिहाइंड आर एट सोशल इकोनॉमिक बर्डन्स हो जाते हैं, क्योंकि लोन लेते हैं, कई चीजें, तो उस तरीके से फिर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो जाते हैं, जो चले गए उनकी जमीन को कब्जा करना, पोजीशंस ले लेना। तो ये भी एक चीजें हैं, ये आपको अब ब्रेन स्टॉर्म करना होगा कि किस तरीके से, कि कहाँ पे होता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। पुलिस इंटरवेंशन, कि स्वान पोर्टल, यहाँ पर अपना रजिस्टर कर लो, माइग्रेंट वेलफेयर कमीशन पे ट्रैक करेंगे। और अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट में आप देखिए कि जब कोविड में कितना नेगेटिव है, खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, और आने को नहीं, ट्रेन नहीं, बस नहीं, हेल्थ इश्यूज, तो ये सारी चीजें, मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। States like scheme like skill mapping or DOP, start an EP helps provide the employment rural opportunities को। Need for rural industrialization, yes, जो रूरल इससे उसको इंडस्ट्रियलाइज करने की जरूरत है। कंक्लूजन में कि माइग्रेशन इज बोथ सिम्टम एंड स्ट्रेटजी इन यूपी डेवलपमेंट स्टोरी, टेम्पररी escape from the rural distress but source of resilience through remittance economies। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एग्रीकल्चर जितना इम्प्रूव होगा, माइग्रेशन उतना डिक्रीज होगा। और जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो कैपिटल है, जो अदर इम्पोर्टेंट, जैसे कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ एंड वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, इनको डेवलप होना चाहिए ताकि बाहर नहीं जा सके। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मिनिमम इनकम है, वो थोड़ा सा वो डेवलप, उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो वो होगा तो थोड़ा सा ज्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। एनालाइज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। सबसे पहली बात तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में कम है, लगभग 14%। तभी तो जाके 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हुई, 33%, 33% बढ़ाई गई उनके रिजर्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं तो कहीं कमी रही है, हमारी कमी रही है, तभी जाके ये चीजें हुई हैं, क्योंकि इलेक्ट नहीं होते।
दूसरा, आप अंगुलियों पे गिनो कि कितनी जो विमेन रही होगी वो उतनी इफेक्टिव रही होगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। चलो आज मैं भी गिनता हूँ आपके सामने। देखो, शीला दीक्षित, दो शी वॉज फ्रॉम शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बट शी वॉज फ्रॉम यूपी। आई बिलीव शायद कन्नौज की कहीं की वो एमपी रहा हुई थी। तो एक वो बात है। दूसरा, आप मायावती, रीता बहुगुणा जोशी, और हम यही लोग ज्यादा गिन पाते हैं हम लोग, इनके अलावा है नहीं। हाँ, क्योंकि हम कोई मिनिस्टर में यही तो ज्यादा अगर रही भी हैं तो उतना स्मृति ईरानी कर सकते हैं आप, सोनिया गांधी कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी। तो ये रही है, पर देखते हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन उत्तर प्रदेश हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट डिकेड्स। यस, पहले से तो का हुआ, बट जस्ट डीप सोशल हायरार्कीज, डायरेक्ट पैट्रियार्की एंड टोकनिज्म स्टिल लिमिट द इफेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देखो पंचायती राज में इंक्रीज हो गया है। दम स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में मैंने आपको बताया, मायावती दैट सिंबलाइज दलित एंड फीमेल एम्पावरमेंट। प्रोग्रेस अचीव्ड, एसएचजीज, एमएसएमईज, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, मिशन शक्ति इंप्रूव होना, पार्टिसिपेंट वाइल्ड लेवल प्लानिंग, ग्राम सभा प्लानिंग, कोविड टास्क फोर्स, एएनएम, जीएनएम, स्कीम्स लाइक कन्या सुमंगला योजना, लिंक वेलफेयर एंड सोशल स्टेटस रिकॉग्निशन का। परसिस्टेंट चैलेंज, देखो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था पहले कि उनके जो मेल पार्टनर होते हैं वो ही संभालते काम। वायलेंस हरेसमेंट, जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस, वो हमेशा दिखने को मिलता है। रिसोर्सेज कम है, डिजिटल टूल्स कम है, और आई मीन क्या बोलते हैं, अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पार्टी टिकट्स नहीं देती है स्टेट असेंबली, तो उसको अब वे फॉरवर्ड में आप बता दीजिए कि लीडरशिप ट्रेनिंग देना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी देना चाहिए, इनके एजुकेशन में डेवलप करना चाहिए, जेंडर बजटिंग करनी चाहिए, आउटकम बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए, और आई मीन अलग अलग प्रोग्राम चलाने चाहिए कि स्कूल बेस्ड लेजिस्लेटिव प्रोग्राम चलाने चाहिए। पार्टी के अंदर कोटा होना चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी चेंजेस आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वुमेन्स को इलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो आई मीन उनको एम्पावर करना चाहिए। आई मीन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो कि अगर वो डिसीजन ले रही है वो अपनी विल से ले, अपनी विजडम से ले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि तभी जाके ओवरऑल चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, इवेल्युएट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट ओरिजिनेटेड और वर मोस्ट एक्टिव इन उत्तर प्रदेश। जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो हिस्ट्री में हुए हैं, जो ओरिजिनेट हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में इवेल्युएट करना है। पहले बात तो उनके पहले तो ये बताना है कि अपने को कि कौन कौन से वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, और उनके एक्टिव था, उनके रोल क्या थे, उनके इम्पैक्ट्स क्या हुए होंगे। तो ये हमको इस आंसर में डिस्कस करना है। तो इवेल्युएट करना मतलब उनके बारे में जानना है। ठीक है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी डिस्कस करने। उत्तर प्रदेश हैज बीन द क्रूशियल सेंटर फॉर द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। उत्तर इसमें 19th सेंचुरी में तो मूवमेंट्स लाइक कास्ट एबोलिशन, एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रिलीजियस इक्वालिटी, इवन हिंदू मुस्लिम दोनों, देवबंद मूवमेंट की बात होती है, अलीगढ़ मूवमेंट की बात होती है ना ये। और हिंदू के कई मूवमेंट जैसे ब्रह्म सभा, और आर्य समाज मूवमेंट, तो ये अलग अलग। ठीक है, अब हम की रिफॉर्म्स मूवमेंट की रिफॉर्मर्स की बात करते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मैंने आपको बताया कि इनके सेंटर्स थे करेलू, कानपुर, मेरठ, बरेली में। प्रोपेगेटिव मोनोथिज्म, वैदिक राशनलिटी, एंटी आइडोलेटरी, क्योंकि ये इंस्पायर्ड हुए थे क्या बोलते हैं भक्ति के फीचर्स से। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, हाईली एक्टिव इन उत्तर प्रदेश। यस। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद का मुस्लिम एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट, not revivalist, led to the founding of Mohammedan Anglo Oriental College, AMU जो बोलते हैं, influenced by the Muslim identity politics. Sanskritization of anti-caste movements led by Swami Achyutanand, Dalit reformers, promoted self-respect movement.
बहुजन यूनिटी, they are the base of BSP political mobilization. विडो रीमैरिज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उत्तर प्रदेश में उनकी मिशनरी स्कूल स्टैब्लिश हुई। रामेश्वरी नेहरू, रोकिया शेखावत हुसैन कॉन्ट्रीब्यूट फेमिन, अब इनके इम्पैक्ट क्या होंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज डेवलप हुई, है ना, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, डिस्कोर्स हुए, कास्टिज्म में कमी कमजोर हुए, गवर्नेंस ठीक हुई, और इकोनॉमी, सोशल मोबिलिटी, एथिक्स इंप्रूव हुई, ये चीजें, आइडियोलॉजिकल बैरियर्स खत्म हुए। तो ये दीज आर सम इम्पैक्ट हुए। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, लार्ज एंड ड्रास्टिक चेंजेस विटनेस हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज Ayodhya's transformation impacted the social, economic and political discourse of उत्तर प्रदेश। देखिए, अयोध्या's ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट। ओके, फॉर दैट कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जन 2024। तो इसने पॉलिटिकल, अयोध्या रिलीजियस हिस्टोरिकल टाउन है, दैट वी ऑल नो, ग्लोबल पिलग्रिमेज सेंटर है, लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो इसने उत्तर प्रदेश की फर्स्ट तो आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इससे फिर इकोनॉमिकल और अलग अलग इसके इम्पैक्ट्स हुए, दैट वी विल डिस्कस। राम जन्मभूमि मूवमेंट जो हुआ था 1992, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, राम मंदिर स्टैब्लिश होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखो, किस बीजेपी को ही इट डेफिनेटली बेनिफिटेड, शिफ्टेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स फ्रॉम डेवलपमेंट टू द कल्चरल असर्शन, थोड़ा सा है देखने को मिलता है। क्रिएटेड न्यू मोबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड ये, तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया, और भी अलग चीजें हैं ना। तो वो इकोनॉमिक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यार हैवी इन्वेस्टमेंट इन, क्या बोलते हैं, अयोध्या, वहां पे क्या बोलते हैं, रोड स्टैब्लिश हुई है, कॉलोनीज स्टैब्लिश हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, आई मीन रिवर फ्रंट्स बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, होटल्स बने हैं, अलग अलग कंपनीज आई होगी, और टूरिज्म सर्किट बने हैं। तो ये यानी डे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, बूस्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जो हमें देखने को मिला है, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल क्राफ्ट वर्क हुए हैं, efforts to underway the transform Ayodhya into spiritual capital of the world, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह कि स्पिरिचुअल कैपिटल बनने की बात हो रही है। और एनी डे बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ है, मान्यता ज़्यादा है, लोग बिलीफ बहुत ज़्यादा है। तो इस देखो, ये क्या बोलते हैं, हमेशा तीर्थ यात्रा ये पुराणास में रही, पुराणास से है। तो अयोध्या कहीं ना कहीं इट्स अ तीर्थ यात्रा की जगह है। तो लोग चाहते हैं कि एक बार लाइफ में अयोध्या जाना हो, या तो ये अगर वहां जाएंगे तो इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और डेवलपमेंट वहां होगा, टैक्सेस होंगे, आई मीन लोकल। तो ये इस तरीके से कभी नहीं देखना चाहिए कि जो एक रिलीजियस प्लेस है उसको रिलीजियस प्लेसेस नहीं देंगे। हमारे लिए रिलीजियस प्लेसेस ये ओवरऑल डेवलपमेंट देती है, आई मीन इकोनॉमिकली, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, लोग आते हैं, बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एप्लीकेशन, राइज ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, ठीक है ये होता है, लेकिन अभी काफी हद तक ये मेंटेन्ड है, कंट्रोल्ड है, और इसमें दोनों कम्युनिटी का योगदान बहुत अच्छा है कि दोनों ने साथ में किस तरीके से चीज को अपलिफ्ट किया है। ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, सोशल कैपिटल डेवलप हुई है। कल्चर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण सर्किट, संस्कृत एजुकेशन, टेम्पल बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स जो हमेशा चलता है वो। कंक्लूजन, अयोध्या टुडे स्टैंड्स एज द कन्फ्लुएंस ऑफ फेथ, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, रीशेपिंग द उत्तर प्रदेश। ये आइडेंटिटी ही चेंज हो गई ना, तो एक इमेज बदल गई, एक पॉजिटिव इमेज। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन, how has the Uttar Pradesh role evolved in the contemporary Indian politics since 2014? जो उत्तर प्रदेश को हम लोग कैसे, जो 2024 के पॉलिटिक्स के बाद में कैसे उसका रोल किस तरीके चेंज हुआ होगा,
जो आज के पॉलिटिक्स में हम देखते हैं। तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता का जो इंडिया में सत्ता का दरवाजा है वो उत्तर प्रदेश से होके ही निकलता है। उत्तर प्रदेश ने आ, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं। आई मीन एटलीस्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूशन तो उत्तर प्रदेश रही है। हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर सकते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी की, हम चौधरी चरण सिंह जी की, हम वीपी सिंह, बागी वलिया, चंद्रशेखर, और इवन जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वाराणसी है। तो ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स में हमेशा इवन राजीव गांधी और तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में हमेशा हम उत्तर प्रदेश का रोल रहा ही है, इवॉल्व हुआ है। तो हम देखते हैं, और जब देखते हैं तो 2014 के बाद में किससे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश has transformed from politically fractured state into the central pillar of national electoral strategy, shaping narrative and leadership and coalition dynamics of India politics। और सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा आई तो कोलिशन रही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 80 लोकसभा सीटों में सबसे शायद 72 या 73 थी जो 2014 से थी। 2019 में आई बिलीव 61, और इस बार भी ठीक आई है। और बीजेपी क्लीन स्वीप्स, तो इसने डिफाइन किया, रिडिफाइन किया कि नेशनल पॉलिटिक्स में नैरेटिव एजेंडा सेटिंग, यूपी एक्सपोर्टेड मेजर पॉलिटिकल थीम्स, हिंदुत्व कंसोलिडेशन, पुअर वेलफेयर स्कीम्स। तो ज़्यादा बेनिफिट उत्तर प्रदेश में ही जो हो जाता है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है इस वजह से। लीडरशिप योगी आदित्यनाथ, डेवलपमेंट प्लस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, ये एक मॉडल बता रहा है अलग स्टेट्स के लिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हालांकि दो इट इज ए नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ क्या बोलते हैं दैट जो पॉलिटिक्स है योगी आदित्यनाथ के, सो बट ओवरऑल ये गलत नहीं कह सकते। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जा रहा है। गवर्नेंस मॉडल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अलग अलग ऑडियो, पीएमएसएमई पार्क, मिशन शक्ति, और डिफेंस कॉरिडोर्स। इस वजह से एग्रेसिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, डीबीटीज एंड बेनिफिशियल ट्रैकिंग सिस्टम है ना। तो इस तरीके अब आज देखा जाए हमको, अगर हम देखते हैं तो कंसेसिव लिबर्टीज हम लोग देखते हैं कि शूट इन द लेग जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इट इज क्रिटिसाइज्ड। और जो ज़्यादा फोकस है ना जो उत्तर प्रदेश में होने लगा, तो इस वजह से कई स्टेट वाले जो साउथ इंडियन स्टेट है तो दे रेज वॉइस, आई मीन दे वांट इक्वल शेयर, सो दैट इज आल्सो आई मीन रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। और जहाँ तक अभी देखी जाए तो अभी देखो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रोल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में सेंट्रल भी कैसे हो गया। देखो, प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम his constituency is Varanasi. Similarly, leader of opposition Rahul Gandhi, his constituency is Raebareli। तो देखो दोनों ही यूपी में, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर इज क्या बोलते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से अब बड़े लीडर्स हैं, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स वहाँ से हैं, तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस ही करती है, सेंटर ऑफ द रहेगी ही। और इश्यूज ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा हैं, तो चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ये भी एक कारण है ना। तो इस वजह से तो ये नेशनल एजेंडा में आती है। तो आपको इस तरीके से इसको, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को खोलोगे उतना ज़्यादा आपके पास पॉइंट जनरेट होंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स, गुड एंड एलाबोरेटिव आंसर्स। सो आई बिलीव दिस इज इट फॉर टुडे। आपको ये कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आस्क कर सकते हैं, और इवन कमेंट सेक्शंस में अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो लिख सकते हैं।
और इसकी पीडीएफ भी हम लोग क्या बोल टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू।